नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 की जो हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। और उसमें हम आज पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। अलग अलग मतों के अनुसार राजपूत जो हैं उनकी उत्पत्ति के अलग अलग सोर्स मिले हैं, तो किस तरीके से क्या बताया गया है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत के राजनीतिक एकता को गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, वो पुनः समाप्त होने लगी। यानी कि जो गुप्तों के समय भारत की राजनीति की एकता जो स्थापित हुई थी वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य की से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन जो काल है उसको कौन सा काल कहा गया है? राजपूत काल कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहले प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा कि वे कौन? राजपूत। हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य में 12वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूतों का जो काल था वो हर्ष की मृत्यु के बाद शुरू हुआ और कब तक चला? जब तक मुसलमानों का आधिपत्य नहीं हो गया तब तक ये काल चला। और 7वीं शताब्दी के मध्य से स्टार्ट हुआ और 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक ये काल रहा। इसको राजपूत युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के अंत तक। अब प्रश्न उठता है कि राजपूत कौन थे? तो जो विद्वान हैं उन्होंने इस विषय पर अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत थे। वो कौन कौन से थे देखते हैं यहाँ पे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। ये किसने कहा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी जगह पर राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया? चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटक जितने भी थे उनमें, और बाण भट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी। तो यहाँ पर ये लेखक और ये पुस्तकें भी याद रखनी है। उसके बाद चीनी यात्री हेंगसोंग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था भारत में, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। जो चीनी यात्री, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के काल में भारत कौन आया था? तो चीनी यात्री आया था, उसका नाम था हेनसोंग। और ये किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। तो इसने भी जो राजा थे उनको क्षत्रिय और राजपूत लिखा। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी कि क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, जिस उनके मत और उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणी को भी हम जानेंगे। यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी जो ग्रंथ हैं उनमें इस राजपूत शब्द का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि राजपूत शब्द जो है ये वास्तव में क्षत्रिय जो वर्ग था उस क्षत्रिय वर्ग के लिए राजपुत्र के रूप में इसका शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखिए और किन किन का क्या क्या मत है। वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो राजपूत है ये क्षत्रिय वर्ण, जो आर्य क्षत्रिय थे उनकी संतान है। उनके कथनानुसार
राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे। जो क्षत्रिय लोग थे उन्हीं की संतान इनको बताया गया है, आर्यों की संतान। और बताया गया है कि ये भी अश्व और अस्त्र दोनों की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी इनका विश्वास रहा है। इनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। यानी कि अब यहाँ पे दो लोगों ने इनको आर्यों की संतान कहा, राजपूतों को, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और सीवी वैद्य ने। इन दोनों ने राजपूतों को क्या बताया, वैदिक आर्यों की संतान बताया। उसके बाद इसने चंद्रवरदायी ने किसको अग्निकुंड से उत्पत्ति के लिए बताया। चंद्रवरदायी कौन था? चंद्रवरदायी पृथ्वी राज तृतीय का इसका एक दोस्त भी था और एक विद्वान दरबारी था इसका। तो उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो में क्या बताया? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। किसकी बताई? अग्निकुंड से। उन्होंने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त एवं अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड में 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रवरदायी के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी कि यज्ञ कुंड से की गई। अब देखिए, चंद्रवरदायी जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी उसने ये बताया कि भाई आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम और अगस्त ये ऋषि थे, ये हवन कर रहे थे। हवन कुंड में कुछ राक्षसों द्वारा अपवित्र कर देते थे। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने इस से निपटने के लिए 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया जो कौन कौन थे? परमार, प्रतिहार और चालुक्य। लेकिन ये भी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए चौथे योद्धा को उत्पन्न किया जिसका नाम रखा गया चौहान, जो इन तीनों से ज़्यादा शक्तिशाली था। इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में क्षत्रिय जो कि बौद्ध बन गए थे, या फिर प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या फिर विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, यूची आदि के यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। यह कथा इस घटना का साहित्यिक प्रस्तुति हो सकती है। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने ये कथन जो ये तथ्य था इसको अस्वीकार किया, क्योंकि हवन कुंड से उत्पत्ति को वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये कहा गया कि भाई हो सकता है कि जो पुराने समय के क्षत्रिय थे जो बौद्ध बन गए थे उनको, या फिर जो भील मीणा, आदिवासी भील मीणा थे उन सबको, या फिर विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों से जो ये थे शक, हूण, यूची, इनको अग्नि द्वारा यानी कि यज्ञ द्वारा इनका शुद्धिकरण करके फिर इनको क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार की कथा या घटना भी जो है हो सकती है। उसके बाद ब्राह्मणों के से उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया। किसने दिया? सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों में ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। तो डॉक्टर डी आर भंडारकर ने बताया कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और इसके लिए उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बिजोलिया का जो शिलालेख है उसका उल्लेख किया, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। जो वासुदेव चौहानों का जो प्रथम राजा था वासुदेव, उसका जो उत्तराधिकारी है सामंत,
उत्तराधिकारी सामंत को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, जिसके अतिरिक्त उसके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरा के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों के नागर जाति को ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं, यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो दिया डॉक्टर D.R. भंडारकर ने, लेकिन इसका खंडन किसने किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट आता है विदेशियों की संतान। तो राजस्थान के इतिहास के लेखक है डॉक्टर टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आई, यानी कि विदेशी जातियां जो भारत में आई, इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। और टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने तो बताया कि जो राजपूत है वो शक और सीथियन जाति के वंशज है, जो कि विदेशी जाति है, जो भारत में आक्रमणकारी बनकर के आई, और फिर जब ये यहाँ पर राज्य करने लग गए तो इनका अग्नि संस्कार के द्वारा इनको पवित्र करके और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इसको क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। और इस प्रकार से ये जो राजपूत है ये विदेशियों की संतान है, क्योंकि उन्होंने ये प्रमाण भी दिया, क्योंकि राजपूतों के जो जितने भी रीति रिवाज है वो सब शक और सीथियन और हूणों से मिलते हैं। कौन कौन से रीति रिवाज मिलते हैं? अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, ये सभी उन दोनों जातियों में सेम है। इसके साथ साथ इतिहासकार V.S. स्मिथ ने भी बताया कि जो राजपूत जाति है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक से प्रकट हुई, और ये सब हूणों की संतान है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। अब इनको क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्योंकि राजपूतों ने कभी अपने आप को विदेशी नहीं बताया। इसके अलावा इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है, और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपरोक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लग गई, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया, और हिंदू समाज में उन्होंने अपने आप को समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो यहाँ पर ये सब बातें हुई है राजपूत की उत्पत्ति के बारे में। किसी ने कहा कि राजपूत जो है वो आर्यों की संतान है, किसी ने कहा विदेशी
जातियां हैं या विदेशी आक्रमणकारी आकर के रह गए थे वो हैं। कुछ ने कहा कि अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति हुई है, और स्वयं जो राजपूत है वो कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के कारण हुई है। तो ये अलग अलग मतभेद रहे हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। कौन कौन से राजपूत वंश हुए थे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुहिल वंश। गुहिल वंश और इसके प्रतापी शासक कौन कौन हुए थे? राजपूत वंश कौन कौन से थे? सबसे पहले बात करेंगे हम गुहिल वंश की, और इसके प्रतापी शासक कौन कौन थे उनकी। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश में मुख्यतः मेवाड़ में, गुहिल वंश जो था उसने मेवाड़ में ही शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? गोहिल था, जिसी की वजह से इनका इस वंश का नाम गोहिल वंश पड़ा। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? बप्पा हुआ, रावल बप्पा। तो गुहिल वंश की अगर बात करें तो गुहिल वंश का नाम कहाँ से पड़ा? तो इसका नामकरण वहाँ के शासक गुहिल के नाम पर पड़ा, गुहिल वंश। और ये कौन से एरिया में अपना इन्होंने ज़्यादातर शासन किया? तो वो था मेवाड़। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था मेवाड़? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र। और इस गुहिल के बाद मेवाड़ का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था बप्पा रावल। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी, एकलिंगजी, लकुलीश मंदिर का निर्माण करवाया। तो सबसे मेन बात है कि बप्पा की राजधानी कहाँ थी? तो नागदा बप्पा की राजधानी थी। उसके बाद बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। वो कौन सा था? लकुलीस। उसके बाद एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे, तो पूछा जा सकता है गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग जी थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि, और बप्पा जो थी वो कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था, जिसे ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार C.V. वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें आई हैं बप्पा रावल के बारे में। कि सबसे पहले तो बप्पा रावल कब की बात हो रही है? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ का शासक था मानमोरी, उसको हराया और अपनी राजधानी नागदा बनाई। यानी कि बप्पा की राजधानी कहाँ थी? नागदा थी। और एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना की, लकुलीस मंदिर। उसके बाद एकलिंग जी जो थे वो गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया कि जो बप्पा रावल थे उनका वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पा उनकी एक उपाधि थी। उसके बाद इनकी जो तुलना की जाती है वो चार्ल्स मोर्टेल के साथ की जाती है, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था। उसके बाद आता है जैत्र सिंह। बप्पा रावल के बाद बप्पा रावल कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 734 से लेकर के 753, 734 से 753। उसके बाद जैत्र सिंह ये आए 1200 में, 1213 से लेकर के 1253, 1213 से 1253। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चित्तौड़
चित्तौड़ को छीन करके उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। देखिए 1227 ईस्वी में कहाँ का युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया गया। ये कहाँ मिलता है इसका वर्णन? जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन में इसका उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। इल्तुतमिश को क्या कहा गया? हमीर। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान जो राजा था वो जैतर सिंह ही था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधी भी किया करते थे। उसके बाद आता है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह का कार्यकाल आता है 1302 से लेकर के 1303, यानी कि मात्र 1 साल। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सेना और व्यापार उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि गोरा बादल जो है वो किसके सेनापति थे? तो वो राणा रतन सिंह के, यानी कि रावल रतन सिंह के सेनापति थे, गोरा और बादल। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार कौन था? वो था अमीर खुसरो, वो भी शामिल हुआ, और उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह, किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक था। गोहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक था रतन सिंह। और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किस लिए किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिजराबाद निम्न में से किसका नाम था? तो किसका नाम था? चित्तौड़गढ़ का। नेक्स्ट, राणा हमीर। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326, इसका कार्यकाल है, इसका शासनकाल है 1326 से 1364। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की, दोबारा से स्थापना की, और सिसोदा की जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया, यानी कि अब ये सिसोदिया बन गए। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ का उदारक की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि मेवाड़ के उदारक कौन थे? तो हमीर। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की संज्ञा राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है, यानी कि विकट आक्रमणों में सिंह के समान ये संज्ञा कहाँ पर दी गई? राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली, जो कि बांसवाड़ा में है, के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। नेक्स्ट आता है राणा लाखा। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। देखिए, महाराणा लाखा जब 1382 ईस्वी में शासक बने तो जो मारवाड़ के रणमल थे उनकी बहन थी हंसाबाई, और हंसाबाई का विवाह
लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो लाखा के साथ ही हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को उत्तराधिकारी से वंचित होना पड़ा। यानी कि जो राव चूड़ा था वो उत्तराधिकारी ना बन करके कौन बना, हंसाबाई का पुत्र बना। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, राव चूड़ा को। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किया। यानी कि राणा लाखा के समय में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ और उसी समय चांदी की और सीसा जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलने लग गया था। उसके बाद आता है महाराणा मोकल 1421 से 1433। महाराणा मोकल लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। क्योंकि ये तय हुआ था कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा, तो महाराणा मोकल जो था वो उत्तराधिकारी बना। 1421 ईस्वी में जब महाराणा मोकल शासन बना तो अल्पायु का होने के कारण चूड़ा ने इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, और जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। और 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर के हत्या कर दी। चाचा मेरा ने हत्या कर दी महपा पवार के साथ मिलकर के, किसकी, मोकल की। उसके बाद आता है महाराणा कुंभा। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा। मोकल का पुत्र कौन था, महाराणा कुंभा था। तो मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया तथा कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ में अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब किया गया, तो देखिए 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा के शासक जो थे महमूद खिलजी, उनको परास्त करके बंदी बनाने के बाद उस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर के मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। और 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि करके अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच में। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हरा करके उसके राज्य को आपस में बांट लेंगे। लेकिन 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विफल हो गए, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ ये सब प्रसिद्ध दुर्ग हैं। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 82 दुर्गों का निर्माण करता मानते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो कि अपनी विशालतम एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। क्या क्या चीज़ बनवाई कुंभा ने, एक तो कुंभ स्वामी और एक श्रृंगार चवरी, ये दो तो मंदिर बनवाए। साथ में एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर आदि चीज़ें महाराणा कुंभा द्वारा बनवाई गई। कुंभा एक विद्वान और विद्यानुरागी शासक था। कानड़ व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। कविराज संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंधन इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद
और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। क्या क्या लिखी थी? चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। यानी कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि एवं महेश ने। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान तथा आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी राजा था, किंतु उनका अंतिम समय कष्टमय रहा। उनके जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 में उनकी हत्या कर दी। तो यहाँ तक बात करते हैं हम। ये बात हो गई किसकी? महाराणा कुंभा की। देखिए काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। अब राणा सांगा से स्टार्ट करेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। राणा कुंभा तक आज हो गया है यहाँ तक, और कल राणा सांगा से स्टार्ट करके आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।